हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है दूरस्थ शिक्षा, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब देश की जनसंख्या बढ़ने लगी तो शिक्षा की कमी होने लगी, क्योंकि विद्यालयों में इतनी सीटें नहीं होती जो सभी छात्र या छात्राएं विद्यालय में जाकर एडमिशन ले सकें। तो इसलिए दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता हमारे देश में होने लगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा। इसके माध्यम से सभी के लिए शिक्षा एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों आदि में निवास करने वाले व्यक्तियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। नौकरी अथवा निजी रोजगार में लगे व्यक्तियों को भी इससे शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। इसके माध्यम से सभी को शिक्षा प्राप्त करने में समान अवसर सुलभ कराए जा सकते हैं। यह व्यक्ति विशेष की शैक्षिक योग्यता की अभिवृद्धि में सहायता करता है या फिर सहायक हो सकता है। तो दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे देश में कि जब देश की जनसंख्या बढ़ती दिखाई पड़ने लगी और शिक्षा संस्थानों में इतनी सीटें न होने के कारण दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता होने लगी। और या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे विद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं होते हैं, है ना, तो उन क्षेत्र के लोगों को भी शिक्षा प्राप्त कराने के लिए इन्होंने ये दूरस्थ शिक्षा का निर्माण किया, ताकि हर क्षेत्र के लोग चाहे वो देश के किसी भी भाग में हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, वो सभी दूरस्थ शिक्षा के द्वारा अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कभी कभी परिवार का जो आकार होता है, मतलब परिवार रहने वाले सदस्य जो होते हैं उनका बड़ा आकार होता है, तो ज्यादा लोगों की वजह से कमाने वाला व्यक्ति एक होता है और रहने वाले काफी लोग होते हैं। तो उस स्थिति में भी लोग अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते, वो नहीं पढ़ पाते हैं और उनकी शिक्षा जो है अधूरी रह जाती है। तो इसलिए दूरस्थ शिक्षा के साथ अगर वो नौकरी भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं, मतलब वो नौकरी के टाइम पे नौकरी करते करते अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर सकते हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा करके कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, कुछ अच्छी जगह मतलब रोजगार बना सकते हैं। इसलिए दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता हमारे देश में होने लगी। इसके बाद दूरस्थ शिक्षा के रूप, मतलब देश में दूरस्थ शिक्षा के दो रूप हैं। किस किस रूप में देखने मिलती है? पहली है मुक्त विद्यालय। मुक्त विद्यालय मतलब जो हमारी माध्यमिक या प्राइमरी स्तर तक होती है, माध्यमिक स्तर पर देखने को मिलती है। और दूसरा क्या है? मुक्त विश्वविद्यालय, जो हमारी स्नातक स्तर पे देखने को मिलती है। मतलब माध्यमिक स्तर जो हम हाई स्कूल इंटर के अकॉर्डिंग दूरस्थ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और विश्वविद्यालय जो BA, BSc, BCom के अंतर्गत हम विश्वविद्यालय के अनुसार इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। दो प्रकार की शिक्षाएं हो गई हमारी। अब पहली शिक्षा मुक्त विद्यालय क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली ने जुलाई 1979 में एक मुक्त विद्यालय खोला। जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उन्होंने क्या करा? दिल्ली में 1979 में एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। शिक्षा का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को संस्कार युक्त बनाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब इसका मुक्त विद्यालय का मतलब निर्माण किया गया, तो किस लिए किया गया? इसके शिक्षा से वंचित, बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चे, काम काज, घर गृहस्थी संभालने वाली महिलाएं, अन्य गैर लोग जो शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और शिक्षा से सतत जानकारी रखने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय माध्यमिक परिषद ने क्या करा? उन्होंने एक
मुक्त विद्यालय की स्थापना कर दी। कि लोग नहीं करते, इन्होंने जो लोग काम काज करते हैं, रोजगार मतलब चलाते हैं, या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी शिक्षा को प्राप्त पूरा नहीं कर पाए हैं, या उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, या नई नई चीजों को जानने की अभिलाषा है, तो उन व्यक्तियों को उन्होंने क्या करा, उन व्यक्तियों के लिए उन्होंने मुक्त विद्यालय की स्थापना कर दी। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई। उसमें क्या लिखा, ब्रिटेन ने 1971 में कार्यरत खुले विश्वविद्यालय को आदर्श मानते हुए भारत में भी मुक्त विश्वविद्यालय खोले जाने पर विचार होने लगा। किसको लेकर के, ब्रिटेन में जो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उस विद्यालय को देख करके भारत में भी इस बात पे विचार किया गया कि हमारे देश में भी एक मुक्त विश्वविद्यालय होना चाहिए। फिर क्या हुआ, सबसे पहले कई बार विचार हुए, कुछ बनाया गया, नोटिस बनाया गया, लेकिन फिर क्या हुआ, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 22 अगस्त 1882 में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे देश में कर दी गई। उसके बाद मुक्त विश्वविद्यालय खुलने का क्रम बन गया। मतलब उसके बाद दिन प्रतिदिन मतलब साल 2 साल में एक नए नए विश्वविद्यालय खुलने लगे। अब 2000 में 10 मुक्त विद्यालय खुल चुके हैं। मतलब 2000 में 10 स्थापना कर दी। कितने 2000 तक 10 विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में कर दी गई। इन 10 विद्यालयों के नाम किस प्रकार के हैं। पहला क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो कहाँ है, मैदानगढ़ी में है। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। दूसरा क्या बच्चों हमारा विश्वविद्यालय का नाम क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तीसरा क्या है, यशवंत राय चंद्राहा महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, कहाँ पर है, हमारा नासिक में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर चौथा क्या है, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, कहाँ पड़ता है, कोटा राजस्थान में पड़ता है। पांचवा हमारा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। छठा क्या है, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, कहाँ पड़ता है, पटना, जो बिहार के अंतर्गत आता है। सातवां क्या है, SP भोज विश्वविद्यालय, कहाँ पड़ता है, भोपाल में, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। आठवां हमारा है कर्नाटक स्टेट विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, मैसूर में है। फिर नवा है नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता, तो कोलकाता कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में है। और 10वां हमारा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्या है, उत्तर प्रदेश राजकीय टंडन विश्वविद्यालय, जो कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद, UP के अंतर्गत पड़ता है, या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो बच्चों ये हमारे 10 विश्वविद्यालय के नाम है, जो अब तक भारत में खुल चुके हैं, और इसका बहुत ही तेजी से हमारे छात्र यूज भी कर रहे हैं और एडमिशन लेते हैं, और बहुत ही अच्छी प्रगति पर है। इसके बाद बच्चों इसकी हम पढ़ेंगे शिक्षण विधि क्या है, मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षण विधि क्या है। तो इसमें 10 सर्व उपकरणों का प्रयोग करके, जैसे दूरदर्शन कार्यक्रम, टेप रिकॉर्डर,
ग्रामोफोन, आकाशवाणी जो नाटक के चैनल आता है उसके अंतर्गत आपको शिक्षण के बारे में बताया जाता है और इस द्वारा आप सरलता से अपना शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि डाक द्वारा शिक्षार्थियों को सुझाव प्रेरित करता है। तीसरा पॉइंट है शिक्षार्थियों से लिखित रूप से प्रश्नोत्तर प्राप्त करना। चौथा क्या है, स्थानीय समूह शिक्षण आदि। तो ये हमारे 4 पॉइंट है। पहला क्या है, 10 शब्द सामग्री के द्वारा हम शिक्षण को प्रदान करते हैं शिक्षार्थियों को, जिसमें दूरदर्शन, टेलीविजन, है ना, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि का प्रयोग करके हम शिक्षण प्रदान करते हैं इसको शिक्षार्थियों को। तो ये हमारे बच्चों 4 पॉइंट हो गए हैं। ये हमारी शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं जिसके अंतर्गत या जिसके उपयोग से मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, और कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। आप सारे पॉइंट नोट डाउन करते रहें ताकि आपको एग्जाम टाइम पे दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं, बाय बाय।